हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, यही मुझे उम्मीद है। आज हम आपके लिए सिंथेटिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक लेकर आए हैं, यानी केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं हम इसके बारे में समझेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी समझेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम को सीधा अफेक्ट करते हैं, एंजाइम किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाती है, केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम ये भी समझेंगे उस सबस्ट्रेट में क्या स्पेसिफिक कुछ चीजें होती हैं कि उसी को एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए सुटेबल माना जाता है। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे एपिसोड में आप एंजाइम के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, तो आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। एंजाइम के अनेक एप्लीकेशंस हैं, ढेर सारे प्रकार के रिएक्शंस के लिए इसका यूज होता है। सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच के लिए एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिमम प्रेशर, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पर यह रिएक्शन को इनहेंस करता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। ये थर्मोस्टेबिलिटी के लिए ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके लिए एंजाइम बहुत ही कारगर है। एंजाइम बायोमॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी सोच पा रहे हैं, जो भी बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, ये सारे फंक्शन एंजाइम डिपेंडेंट है। तो कुछ बेसिक से प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर एंजाइम के बारे में लोगों के अंदर ऐसी भ्रांतियां होती है, ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच फैलाई गई, जैसे एंजाइम्स आर एक्सपेंसिव, नॉट ऑल आर अवेलेबल। क्या एंजाइम बहुत महंगे होते हैं? हाँ, एंजाइम महंगे होते हैं, लेकिन इनका रिसाइकिल किया जाता है और 8 से 10 रिसाइकिल या इससे ज्यादा साइकिल करने के बाद ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो जो केमिकल रूट्स के सिंथेसिस के कंपेयर में काफी कम होती है। एंजाइम्स आर अनस्टेबल। अगला डाउट होता है कि एंजाइम बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। आज ढेर सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन ऐसे हैं जो स्पेसिफिक एक अलग प्रकार के बफर सोल्यूशन में उनको स्टोर करके काफी दिन तक रखा जा सकता है आरटी पर। अगला है कि एंजाइम तो अकेले रिएक्शन नहीं करता, कुछ को फैक्टर्स होते हैं। जो को फैक्टर होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव, यानी डिपेंडेंसी ऑन एक्सपेंसिव को फैक्टर महंगे होते हैं, लेकिन इनका रिसाइकिल करने के बाद इनको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है। तो ओवरऑल अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये काफी सस्ता पड़ता है और ढेर सारे को फैक्टर को डेवलप किया जा रहा है, इंजीनियरिंग उसमें की जा रही है कि जिससे एंजाइमेटिक रिएक्शन को सस्ता बनाया जाए। डेवलपमेंट टाइम इज टू लॉन्ग। और अगला है प्रोसेस डेवलपमेंट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस आर डिफिकल्ट। देखिए, डेवलपमेंट टाइम बहुत ज्यादा लंबा है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास अच्छी आर&डी टीम है, अच्छे केमिस्ट हैं, तो इस प्रकार के केमिकल रूट को डिजाइन करते हैं कि जो आसानी से एंजाइमेटिक रिएक्शन पर हो जाए। प्रोसेस डेवलपमेंट टीम भी ऐसी होनी चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंट टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत लंबा नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कि हमारे पास आर&डी टीम कैसी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एंजाइम के बारे में अगर थोड़ी सी अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाए तो एंजाइमेटिक रिएक्शन बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही आसानी से इनको किया जा सकता है। इनके ग्रीन सॉल्वेंट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच की जरूरत नहीं होती है। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो एंजाइमेटिक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुटेबल होते हैं लेबोरेटरी में करने के लिए। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, एंजाइम्स बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन को, हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसको बूस्ट कर देते हैं, उसको स्पीड अप कर देते हैं, रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। ये जनरली हाई मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रोमॉलिक्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन्स नहीं होते वे भी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है राइबोजाइम्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एंजाइम जनरली प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एंजाइम्स का मॉडल मैंने स्क्रीन पर आपके सामने रखा हुआ है, इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। एंजाइम्स की अगर बात किया जाए तो एंजाइम्स में एक्टिव साइट होते हैं, उसका जो सरफेस होता है उसमें फ्री बैलेंसी होती है। उसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट आसानी से बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद सबस्ट्रेट एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो एंजाइम में मेन कंपोनेंट्स क्या, एक एंजाइम होता है, इसके आउटर सरफेस पर एक स्पेसिफिक पोर्शन पर एक फ्री स्पेस होता है जिसको एक्टिव साइट्स बोलते हैं। तो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जाकर उसमें फंस जाता है, बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, कन्वर्जन होता है, रिएक्शन का कन्वर्जन होता है। एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम जैसा हमने आपको बताया प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम्स भी क्या होते हैं, एक लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जो स्पेसिफिक फोल्ड में, स्पेसिफिक शेप में आपस में अलग अलग प्रकार के बॉन्ड और इंटरेक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। अब अलग अलग फोल्ड में जो इनकी शेप होती है, इसके आधार पर एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। डिग्री कौन से, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस प्रकार के एंजाइम्स को वहां पर कैटेगराइज किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, लाइसोजाइम्स की बात करें तो इसमें 129 अमीनो एसिड होते हैं और जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स को तोड़ने के काम आते हैं। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। और तो आप यहां से ये समझेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम अमीनो एसिड या प्रोटीन से बने होते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स और अमीनो एसिड, आप ऐसा बोल सकते हो। अगर हम आगे इसको समझने की कोशिश करें तो एंजाइम कैसे काम करता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी को समझने के लिए दो मॉडल यूज में होते हैं। पहला लॉक एंड की मॉडल, दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे आप जानते हैं किसी लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की आता है जो उसको ओपन कर सकता है। तो ऐसा माना जाता है जो एंजाइम सिर्फ उसी मॉलिक्यूल्स को कैटेलाइज करता है जो मॉलिक्यूल्स एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट हो जाते हैं लॉक और की तरफ। तो ये इस मॉडल का कंसिडरेशन ऐसा है। जो लेकिन दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल मानता है कि एंजाइम एक स्पेसिफिक प्रकार के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का शेप वैसा नहीं है तो एंजाइम अपने आप को इंड्यूस कर लेता है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया, एंजाइम इस प्रकार से अपने आप को इंड्यूस कर लेता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इसमें फिट हो जाते हैं। उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम का यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने के बाद आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये दो मॉडल होते हैं, पहला आपने लॉक और की मॉडल, दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल आपने समझा। अगला आगे बात करें तो एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे समझा जाए, तो एंजाइम की एक्टिविटी को 5 फैक्टर से हम समझने की कोशिश करते हैं। अमाउंट ऑफ एंजाइम, किसी रिएक्शन के लिए कितने अमाउंट ऑफ एंजाइम हमने लिया हुआ है, वो कितने समय में रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ ले जाता है यानी रिएक्शन टाइम, और कितने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है यानी कन्वर्जन रेट, रिएक्शन कंडीशन, उसका पीएच कितना है, टेम्परेचर कितना है, इन सारी चीजों को रिएक्शन कंडीशन बोलते हैं। और जो हमने रिएक्शन कैटेलाइज किया, रिएक्शन हमारा बढ़ा, उसका ओवरऑल कॉस्ट कितना आता है। तो एंजाइम की एक्टिविटी को इन 5 फैक्टर से समझा जाता है। कैसे, कौन कौन से, फिर से आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे। अमाउंट ऑफ एंजाइम, रिएक्शन टाइम, द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट टू बी कन्वर्टेड, रिएक्शन कंडीशंस एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर एंजाइम की एक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है। एंजाइम किस प्रकार के रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, तो जनरली ये 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर के प्रेजेंस में बड़े बल्कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है और वे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आइसोमराइजेशन एक तरह से रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, ग्रुप ट्रांसफर का। तो ये 4 प्रकार के रिएक्शन कौन, हाइड्रोलिसिस, रिडॉक्स रिएक्शन, आइसोमराइजेशन और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन होते हैं। अब हम समझेंगे उन एंजाइम के बारे में। हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम को हाइड्रोलेज बोलते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि वाटर के प्रेजेंस में बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। और इसके 2 एग्जांपल्स हैं, लाइपेज और प्रोटीएज, इसके 2 एग्जांपल्स हैं। इनके बारे में आसानी से आपको गूगल पर पढ़ने को मिल जाएगा। ये एंजाइम क्या होते हैं, यूज टू क्रिएट एस्टर्सन एमाइड को बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, प्रोटीएज एंजाइम। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये पेप्टाइड को ब्रेक करने के काम आता है। अगला बात करें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, नाम से ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। इनका फंक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा
ये रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल जो हमने आपके साथ यहाँ शेयर किया है, इसके पेरोक्सिडेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इसके दो एग्जाम्पल्स होते हैं। अगली की बात करें ट्रांसफरेज एंजाइम। एक एंजाइम फंक्शन ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज होता है, जैसे मेथाइल ट्रांसफरेज और ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। अगले की बात करें तो लाइज एग्जाम्पल, ये क्या करता है, बिना वाटर मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीडेशन के ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है या डबल बॉन्ड या रिंग फॉर्मेशन के लिए काम होता है। इसके एग्जाम्पल डी कार्बोक्सिलेज और एल्डोलेज, इसके दो एग्जाम्पल हैं। आइसोमेरेज एंजाइम ये आइसोमेर बनाता है, यानी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन करता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट करता है जिससे आइसोमर बनते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रेसिमेज या एपिमेरेज और म्यूटेज, इसके दो एग्जाम्पल हैं। लाइगेज की बात करें तो लाइगेज मॉलिक्यूल्स ये एटीपी से एनर्जी का यूज करके न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। इसके एग्जांपल है डीएनए लाइगेज और पेप्टाइड लाइगेज, इसके दो एग्जांपल्स हैं। कार्बोक्सिलेज एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसके एग्जांपल हैं एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज और राइबोलोज, इसके एग्जांपल्स हैं। एक बात जो मैंने यहाँ पर बताई, एंजाइम सिर्फ उसी प्रकार के रिएक्शन को कन्वर्ट करता है जिसमें उस पूरे मॉलिक्यूल्स में किसी फंक्शन ग्रुप को तभी वो उनका रिडक्शन या रिएक्शन उनका कराएगा जिसमें कहीं ना कहीं एमाइड ग्रुप होता है। तभी अगर एमाइड ग्रुप है तो दूर का कोई भी OH है, NH2 है, CO है, तो उसका वो केमिकल कन्वर्जन करा सकता है, लेकिन उसमें अमाइड होना बहुत जरूरी है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ढेर सारे ड्रग प्रोडक्ट के सिंथेसिस के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि एक ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच होता है। रेगुलेटरी बॉडीज का जो प्रेशर होता है उससे पार पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए एंजाइम बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। फूड इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और ग्रीन केमिस्ट्री की दुनिया में अगर हमें महारत हासिल करना है तो बिना एंजाइम का संभव नहीं है। यानी कि एंजाइम आज के समय का सबसे बड़ा सूरज है जो जो कार्सिनोजेनिक या हजारस केमिकल के अंधेरे को दूर करने के काम आता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एंजाइम एक पावरफुल टूल्स होता है जो केमिकल सिंथेसिस के लिए, एक एफिशिएंस सस्टेनेबिलिटी के लिए, एक स्पेसिफिक कन्वर्जन के लिए, अगर दो आइसोमर बन रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिक एक को कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ग्रीन केमिस्ट्री है। एंजाइम को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट होते हैं, वो इंटरनेशनल यूनिट होती है। इसको माइक्रोमोल पर मिनट, यानी कि एक मिनट में एंजाइम का कितना अमाउंट एक मोल में एक मिनट में कितने माइक्रोमोल को कन्वर्ट करता है उसको 1U बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को गवर्न करते हैं? तो पीएच, एंजाइम हाईली पीएच सेलेक्टिव होता है, ऑप्टिमम पीएच पे ही रिएक्शन होता है, उससे कम या ज्यादा होने पर डीनेचर इनका हो जाता है। टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, पीएच और टेम्परेचर से एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ जनरेट होता है और स्पेशली वाटर की एक्टिविटी के लिए। तो ये चारों ओवरऑल एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। एक्टिवेटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, यानी एंजाइम के साथ ऐड होने के बाद एंजाइम का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। एंजाइम का सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से उसकी रिएक्शन कैपेबिलिटी बढ़ती है और जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होता है और रिएक्शन को बहुत तेजी से इनहेंस होता है। इनहिबिटर्स क्या करते हैं? एंजाइम के एक्टिव साइड को इनहिबिट कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। स्टेबलाइजर क्या होता है? एंजाइम लेस स्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है तो उसको एक स्पेसिफिक बफर सोल्यूशन बनाकर उसको स्टेबल किया जाता है। उस बफर सोल्यूशन को स्टेबलाइजर या दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। और प्रेशर, स्पेसिफिक प्रेशर में अलग प्रकार के रिएक्शन होते हैं और किसी में रिएक्शन नहीं होते। तो दोस्तों ये कुछ हमारे फैक्टर्स रहे, फिर से मेरे साथ आप उसको रिवीजन करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी होती है? पीएच, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ, वाटर एक्टिविटी, एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स, स्टेबलाइजर्स और प्रेशर। एक बात और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना वाला हूं। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिसके
बहुत ही विरोधाभासी कंट्राडिक्टरी इसके इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइमेटिक बढ़ते, उससे ज्यादा होने पर एंजाइम डीनेचुरेट हो जाता है। तो टेम्परेचर बहुत ही सेंसिटिव, टेम्परेचर, पीएच, ये बहुत ही सेंसिटिव पैरामीटर्स हैं। इन दोनों का ध्यान में रखकर हम आसानी से एंजाइमेटिक रिएक्शन को करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन बहुत के बारे में आपको अच्छे समझ में आए होंगे। हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी अगले सेशन में आप लोगों आपके साथ साझा करेंगे। हम ये भी समझेंगे इसके मैकेनिज्म, इसके कुछ इक्वेशंस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम अगले एपिसोड में आपके लिए एंजाइम का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। आप लोग इंतजार जरूर कीजिएगा। आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे मेहनत को आपका एक सम्मान मैं इसको कंसिडर करूंगा कि आप मेरे मेहनत को आप अच्छे से इवेल्युएट कर रहे हो। धन्यवाद, थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। अगला आपके लिए एंजाइम पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं।